ओके, हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ फंक्शन। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड व्हाट इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। देन हम लोगों ने ये देखा था कि फंक्शन के क्या मायने हैं। फंक्शन का मतलब ग्राफ होता है। अच्छा, ग्राफ से क्या मतलब होता है, ग्राफ से क्या आइडिया लगता है। ग्राफ से बेसिकली हम लोग डोमेन ऑफ फंक्शन एंड रेंज ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। द एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। द एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन। उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, जिसमें ये हम लोगों ने जाना था कि आइलेट से ही फंक्शन बना होता है। बेसिकली 5 स्टैंडर्ड फंक्शन होता है। एक अलजेब्रिक होता है, दूसरा नॉन अलजेब्रिक होता है। नॉन अलजेब्रिक में 4 फंक्शन होते हैं: इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। अलजेब्रिक के भी कई सारे ब्रांचेस होते हैं, जिसमें कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन होता है: ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, डिफाइंड फंक्शन, उसमें मॉडुलस फंक्शन एंड पीस वाइज फंक्शन। ये सब बातें हुई थी। अच्छा, अलजेब्रा में कुछ और भी पार्ट हैं, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, इररेशनल फंक्शन। ठीक है, इन सबों की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लगेगा कि स्किप हो गया। हालांकि बेसिकली इसमें फंक्शन में केवल इनका नाम है, ठीक है, और नाम की चर्चाएं होंगी, इनका कोई काम नहीं है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, रैशनल फंक्शन क्या होता है, इररेशनल फंक्शन क्या होता है। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है। तो अलजेब्रिक फंक्शन होता क्या है? अलजेब्रा, जिसमें अलजेब्रा है, अलजेब्रा के रूल है, मतलब प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है। उसके साथ साथ कुछ वेरिएबल है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये सब अलजेब्रा है। वेरिएबल कांस्टेंट में एक्सप्रेशन दिखना क्या होता है? अलजेब्रा होता है। तो उसी का पार्ट है पॉलिनोमियल और रैशनल, इररेशनल। ठीक है, थोड़ा सा देख लो, क्योंकि ये लगेगा कि ये टाइटल स्किप हो गया। ये बेसिक है, यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो चर्चा भी नहीं होती है, और ये पार्ट ऑफ सिलेबस भी नहीं है। फिर भी देख लो, ताकि ये ना लगे कि स्किप हो गया। अलजेब्रा का ही पार्ट है पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, बेसिकली पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? जो एक्सप्रेशन वेरिएबल और कांस्टेंट में दिख जाए वो क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। वेरिएबल एंड कांस्टेंट में एक्सप्रेशन दिखना ही क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। इसका जनरल जो फॉर्म होता है वो ये होता है, खूबसूरत सा: a0 प्लस a1x a2x स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस an x पे n। जहां पे ये बोला जाता है कि an कभी 0 के बराबर नहीं होगा, और इसको पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री बोला जाता है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। डिग्री n, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो एक्सप्रेशन वेरिएबल और कांस्टेंट में लिखे वो पॉलिनोमियल है। एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा, क्यूबिक 2x³ प्लस 10x² प्लस 9x प्लस 10। आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? वेरिएबल और कांस्टेंट का। ओके, आपको ये भी पता होना चाहिए कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, कांस्टेंट वो होता है जो वेरिएबल से फ्री होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 10 में कोई वेरिएबल नहीं है, ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। 10 कांस्टेंट। अच्छा, 9 क्या है? ये भी कांस्टेंट है। 10 क्या है? ये भी कांस्टेंट है। 2 क्या है? ये भी कांस्टेंट है। लेकिन ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड है, तो इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। ये सब क्या होंगे? कोफिशिएंट। अगर ये वेरिएबल से फ्री होते हैं तो इनको कांस्टेंट बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या है? वेरिएबल से मल्टीप्लाई है, तो इनको कोफिशिएंट बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x³ is 2, कोफिशिएंट ऑफ x² is 10, कोफिशिएंट ऑफ x is 9। ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दिख जाए वो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, और हम लोग जो बेसिकली पढ़ते हैं वो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं। 4 डिग्री तक ही पॉलिनोमियल का एनालिसिस किया गया है। ठीक है, क्योंकि पावर बढ़ाते जाओ पॉलिनोमियल मिलता जाएगा, तो हर किसी का नामकरण नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। बेसिकली हम लोग लीनियर और क्यूबिक
कि नेचर से और डिग्री पॉलिनोमियल का ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं और क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक से इवन डिग्री के पॉलिनोमियल का ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो होल पॉलिनोमियल उसी कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, इन चार फंक्शन को जान के हम सारे पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में जान जाते हैं। ठीक है, इसीलिए सबका नामकरण करना नहीं पॉसिबल था और नहीं हो पाया। ठीक है, चलो ये पॉलिनोमियल हो गया। आगे पॉलिनोमियल के बाद जो है एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन, ठीक है, तो रैशनल फंक्शन का मतलब होता है पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, ऐसा एक्सप्रेशन जहां पे px अपॉन qx टाइप का कुछ दिख जाए, मतलब ऊपर भी पॉलिनोमियल मिला है नीचे भी पॉलिनोमियल मिला है। एग्जांपल 3x² प्लस 2x प्लस 10 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 कर लो। आप देख सकते हो कि ऊपर जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, नीचे है लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, ओवरऑल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पार्ट में क्या है, पॉलिनोमियल है, इसलिए ये क्या होगा, रैशनल फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस रेशनल की भी चर्चा कर लेते हैं। इररेशनल क्या होगा, इररेशनल फंक्शन, जैसे आप नंबर रियल नंबर में बात करते हो रैशनल इररेशनल, तो यहाँ भी ऐसे कुछ होता है। फर्क क्या है, यहाँ पॉलिनोमियल आ गया है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो इररेशनल फंक्शन में क्या होगा, कुछ ऐसा टर्म होगा, कुछ ऐसा पावर होगा जो फ्रैक्शन में होगा। ठीक है, फ्रैक्शन में पावर होने का मतलब क्या होता है, रूट आता है, ऑब्वियस ही बात है। जैसे अगर हम x में 3/2 प्लस 5 लिखें अपॉन 2x प्लस 9 लिख दें, आप देख सकते हो कि ऊपर जो 3/2 है उसको x रूट x भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ 2x प्लस 9, तो आप देख सकते हो न्यूमरेटर पार्ट में क्या है, x का जो पावर और फ्रैक्शन में है। तो जब भी फ्रैक्शन में चीजें मिले या पावर मिले तो उसको इररेशनल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो रैशनल और इररेशनल फंक्शन। आई होप आपको समझ में आए होंगी चीजें, क्योंकि बहुत ही आसान था, बेसिक था, 11 की चीजें हैं। ठीक है, तो सिर्फ नाम से ही पता चल गया होगा बेसिकली क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, इररेशनल फंक्शन। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इतना वक्त हम नहीं लेना चाहते इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग मुद्दे पे आते हैं। ठीक है ना, 12th के मुद्दे पे रेस करते हैं इसको। तो फंक्शन के बारे में डिस्कशन हो गया था। ठीक है, कि फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या होता है, आपको पता ही होगा फंक्शन क्या होता है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। सेट ए के हर एलिमेंट का यूनिक इमेज सेट बी में मिलना चाहिए, मीन सेट ए का हर एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए सेट बी से, वो फंक्शन होता है। ठीक है, अच्छा फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रिप्रेजेंट जो करते हैं वो ऐसे करते हैं, fa to b। आपको पता है कि ए का हर एलिमेंट बी से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो दिखाना पड़ेगा ए कनेक्टेड टू बी बाय द रूल f। ठीक है, एंड दिस रूल इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। होता तो रूल ही है, ठीक है, जिसमें सेट ए के कुछ एलिमेंट, मतलब सेट ए के एलिमेंट सेट बी से कनेक्ट होते हैं, तो होता तो रूल ही है। ठीक है, लेकिन फर्क क्या होता है, ये स्पेशल रूल है। कैसा रूल, जिसमें ए के सारे एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं सेट बी से, और खास बात क्या होता है, सेट ए का हर एलिमेंट का यूनिक इमेज मिलता है सेट बी। ठीक है, अच्छा इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी करते हैं, इसको y इक्वल एफ ऑफ एक्स ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, y इक्वल फंक्शन ऑफ x, क्या मतलब इसका, जैसे मान लो कोई फंक्शन लिख रहा है y इक्वल साइन एक्स, तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए जो x होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट है तो वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, और इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे क्यों बोलते हैं, ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा कि x की आप वैल्यूज ले सकते हो। ठीक है ना,
और वाई अलग अलग वैल्यूज देगा। जैसे एक्स अगर 30 डिग्री ले लिए तो साइन 30 1/2 होता है, तो वाई 1/2 मिल गया। एक्स अगर 60 डिग्री ले लिए तो वाई क्या मिलेगा, √3/2। तो एक्स की आप वैल्यू ले सकते हो अलग अलग, जिसपे वाई डिपेंड करता है। एक्स लेने से ही वाई मिलेगा, तो एक्स इंडिपेंडेंट और वाई एक्स पे डिपेंडेंट। ठीक है, चलो ये भी खत्म कि रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं फंक्शन को। अब कुछ और हल्की फुल्की बातें हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जरूरत जो है आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है ना, हर रास्ते पे मिलेगा, मैथ्स के हर रास्ते पे मिलेगा आपको, ठीक है ना, चाहे वो रास्ता आसान हो चाहे मुश्किल हो, आपको ये हमेशा मिलेगा। क्या मिलेगा, ले लो इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, ठीक है, ऐसा फॉर्म जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता उसको इनडिटरमिनेट कहते हैं। ठीक है, जैसे 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, 0 पे पावर 0, इनफाइनाइट पे पावर 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई इनफाइनाइट। ठीक है, होता तो ये भी है, लेकिन इसमें दुविधा है। ठीक है, ये कंडीशनल हो जाता है। कंडीशनल क्यों बताते हैं, तो मैथ की दुनिया में ऐसे तमाम चीजों को आप इग्नोर करते हो। ठीक है, ये पूरी चीज है। क्यों इग्नोर करते हो, क्योंकि ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये लोग अलग अलग बातें कहते हैं। कैसे, जैसे अगर हम इस टर्म को देखें और ऊपर वाले 0 को मानते हैं तो हम क्या करेंगे, 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग विल बिकम 0। ओके, अगर ऊपर वाले 0 को मानते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर नीचे वाले 0 को मानते हो, ठीक है, मैं मानता हूं नीचे वाले 0 को, तो क्या आंसर आएगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इन्फिनिटी। डिवाइड करते रह जाओगे। ठीक है, कभी डिवाइड नहीं कर पाओगे, डिवाइड करते जाओगे कभी डिवाइड नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये 0 भी आ सकता है, इन्फिनिटी भी आंसर दे सकता है। तो ये दो तरफा बातें कर रहा है, इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, एक साथ दोनों दिशा में आप नहीं जा सकते हो, भ्रमित हो जाओगे। ठीक है ना, इसलिए इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं भी नहीं करूंगा, आप भी मत करना। तो मैथमेटिकली इसको एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, इसको भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सेम लॉजिक के साथ अगर सोचोगे तो ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, इसके साथ कंडीशन क्यों है, इसके साथ कंडीशन इसलिए भी है क्योंकि अगर ये एग्जैक्ट 1 है, एग्जैक्ट वन का मतलब दिख भी रहा है 1, तो एग्जैक्ट 1 ही होगा। ठीक है, अगर ये एग्जैक्ट 1 है तब तो इसका आंसर हमेशा 1 होगा। ठीक है, क्यों होगा, 1 को कितना भी टाइम अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन होता क्या है, जब हम लोग लिमिट पढ़ते हैं, लिमिट, ठीक है, जब हम लोग लिमिट पढ़ते हैं तो ये एग्जैक्ट 1 नहीं लेते हैं, क्योंकि लिमिट में मतलब होता है x टेंडिंग टू 1 होता है। ठीक है, मीन्स x कभी 1 नहीं होता। जब x कभी 1 नहीं होगा तो या तो x 1 से बड़ा होगा या तो x 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो जब भी x 1 से बड़ा होगा तो 1 से बड़ा कोई भी नंबर, जैसे 2 पे पावर इनफाइनाइट देगा, और 1 से छोटा मीन 0 से बड़ा और 1 से छोटा कोई भी अगर आप वैल्यूज आप देते हो और इस पर अगर इनफाइनाइट पावर चढ़ाते हो तो उसका आंसर टेंडिंग टू 0 होता है। ठीक है, जैसे यहां भी दिखा देता है, 1 से ग्रेटर अगर वैल्यू लेते हो
ठीक है। 1 से अगर कोई ग्रेटर लेते हो वैल्यू, ग्रेटर का मतलब जैसे 2 पे इनफाइनाइट ले लिए, तो क्या होगा इसका मतलब 2 इंटू टू इनफाइनाइट टाइम, इसका आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट। कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी है जो 1 से बड़ी है, उसको इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, दिख रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा होशियारी करते हो, होशियारी का मतलब अगर 1 की वैल्यू, सॉरी, अगर 1 एग्जैक्ट ना लेके 1 से छोटी वैल्यू लेते हो, मीन्स 0 से बड़ा और 1 से छोटा, जैसे 1/2, और अगर इस पर इन्फिनिटी चढ़ाते हो तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, कहाँ तक? इनफाइनाइट टाइम्स। तो आपको दिख रहा है 1/2 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी आएगा यहाँ तो बहुत बड़ा आएगा, बहुत बड़ा। ठीक है, और चूंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो कभी जीरो तो नहीं आएगा, लेकिन आंसर बहुत छोटा आएगा, बहुत छोटा। 1/, बहुत बड़ा, आंसर क्या आएगा? बहुत छोटा। बहुत छोटा का मतलब आप 0+ बोल सकते हो उसको। 0+ का मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा। कितना बड़ा? 0.000000। ठीक है, समुद्र पार करते हुए, ठीक है, लंका उनका जाते हुए, और उसके बाद 0.0000 अमेरिका वगैरह घूमते हुए, ठीक है, फिर 0.00 इंडिया आ गया वापस, तब जाके 1, इतना छोटा देता है। ठीक है, 1/2 को अगर इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर बहुत छोटा होगा, इतना छोटा उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, इतना छोटा देगा। तो यही मतलब होता है बेसिकली ये इनडिटरमिनेट फॉर्म का यूज हम लोग लिमिट में करते हैं, और यहाँ पे कुछ चीज़ें जो डिफाइन नहीं होती है, ठीक है, उसकी हम लोग बात नहीं करते हैं डोमेन एंड रेंज के लिए। ठीक है, वो आपको समझ में आएगा कि डोमेन रेंज हम जब बताएंगे आपको फंक्शन के, तब आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। फिलहाल के लिए बस इतना, ये जो भी फॉर्म है वो उनको इनडिटरमिनेट फॉर्म करते हैं, मैथमेटिकली ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बस इतना आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, समझ में आया होगा? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कुछ ग्राफ, कुछ बेसिक फंक्शन के ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है ना, ग्राफ ऑफ बेसिक फंक्शन। ओके, ग्राफ ऑफ बेसिक फंक्शन, ये कुछ बेसिक फंक्शन है जिनके ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना, कितना ज़्यादा। इनके ग्राफ आपको पता होना चाहिए, मुझे पता है तो आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। पहला जो फंक्शन है y=x है, दूसरा फंक्शन है जो y=x² है, इससे फेमिलियर हो गया आपके अंत में, पैराबोला है। थर्ड y=x³। ठीक है, फोर्थ वन y=1/x। फिफ्थ वन y=1/x²। सिक्स वन y=√x। ठीक है, 6 फंक्शन है, इनके ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, इनके ग्राफ आपको पता होना चाहिए। चलो पहले फंक्शन की बात कर लेते हैं। इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है ना, ये एंगल 45 होता है, ये y=x का ग्राफ है। ठीक है, इसका ग्राफ पैराबोलिक होता है, y=x²। x में डिग्री इवन है तो y एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। अगर यही y पे पावर इवन होता तो x एक्सिस के सिमेट्रिक ग्राफ बनता, जो y=x² ग्राफ है। x³ का y=x³ का ग्राफ। ठीक है, इसका देखो y=1/x का, y=1/x का ग्राफ ये होता है, इधर इनफाइनाइट तक जाता है,
इधर भी इनफाइनाइट की तरफ, एक्स एक्सिस पे यहाँ माइनस इनफाइनाइट, ये वाई को फॉर्म एक्स है। यहाँ पे इसका ग्राफ ये होता है ऐसे और ऐसे, ठीक है। मतलब 0 प्लस 0 से आप आगे बढ़ोगे तो 1/0 का स्क्वायर 1/0 होगा, 1/0 क्या देगा, इनफाइनाइट देगा। मतलब 0 से आगे बढ़ते ही आप इनफाइनाइट पे पहुंच जाओगे। और 0 से कम वैल्यू भी अगर लेते हो आप, 0 माइनस का मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा, तो 0 थोड़ा सा छोटा स्क्वायर करोगे तो 0 के आसपास रहेगा, ठीक है। और 1/0 फिर इनफाइनाइट पे पहुंच जाओगे। इसका ग्राफ ऐसे होता है कुछ, ठीक है। अब वैसे भी वैल्यूज ले लेके जो है पुट करके आप ग्राफ तक पहुंच सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लो 2 पुट कर दिए तो क्या होगा, √2 का मतलब 1.414, ठीक है। √3 पुट किए मतलब 3 पुट किए एक्स की जगह, 3 का मतलब 1.732, √4 का मतलब 2 होता है। तो ग्राफ ऐसे ही जाता है इनफाइनाइट। सोच के देखो, इनफाइनाइट पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। रूट इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट, वैसे अनडिफाइंड होता है, मतलब इनफाइनाइट कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन आप बहुत बड़ी वैल्यू रखते हो अगर रूट एक्स के अंदर, तो एक्स की जगह पे बहुत बड़ी अगर वैल्यू रखते हो तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर बड़ा आने वाला है, जो भी आएगा बड़ा आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ इनफाइनाइट तक पहुंचेगा ऊपर, ठीक है। तो ये 6 बेसिक ग्राफ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ग्राफ को देख के एक आइडिया तो लगाया जा सकता है कि फंक्शन का डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, अलग अलग फंक्शन का डोमेन रेंज हम लोग लिख लेते हैं। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, लिखा कहाँ जाए, यहाँ पे इस फंक्शन का डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, y इक्वल x की बात है। तो डोमेन का मतलब होता है एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ ऑन x एक्सिस, रेंज क्या होता है एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ ऑन y एक्सिस। तो ग्राफ का एक्सटेंशन जो है क्या है, x एक्सिस पे देख सकते हो ग्राफ, तो ये है स्ट्रेट लाइन एक, और ये फैला है पूरे x एक्सिस पे, ठीक है। तो डोमेन होगा r का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, एंड रेंज क्या है, रेंज का मतलब होता है ग्राफ का y एक्सिस पे एक्सटेंशन। तो आप देख सकते हो ये स्ट्रेट लाइन कहाँ जा रहा है, ऊपर या नीचे, तो ये भी r होगा। r इज नॉट बेकार, ठीक है। r का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। अच्छा, यहाँ पे बात कर लेते हैं, डोमेन का मतलब ग्राफ का एक्स एक्सिस पे एक्सटेंशन। तो ग्राफ ये पैराबोला बढ़ता जाता है, तो इसका डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन का मतलब यहाँ रियल नंबर होगा पूरा r। अच्छा, रेंज की बातें कर लेते हैं, तो इसका रेंज क्या होगा, अब देख सकते हो रेंज का मतलब हम हाइट मेजर करते हैं, ग्राफ का हाइट। तो ग्राफ का हाइट, ये लाइन आपको पता ही होगा, ये होता है y इक्वल 0, इससे ऊपर है ग्राफ, ठीक है, नीचे तो है ही नहीं। नीचे का मतलब इधर पाताल लोक तक क्या होता है माइनस इनफाइनाइट, और आकाश लोक वहाँ पे क्या होता है प्लस इनफाइनाइट। तो आप देख सकते हो कि y इक्वल 0 से लेके ऊपर इनफाइनाइट तक गया है, तो इसका रेंज क्या होगा 0 से लेके इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट, क्यों ओपन ब्रैकेट, क्योंकि आकाश लोक तक आप पहुँच नहीं सकते, ठीक है। आकाश लोक बहुत ही ऐसा लोक है जहाँ पे पहुँचा नहीं जा सकता, मतलब कल्पना किया जा सकता बस, ठीक है। ये हो गया खत्म। एक्स क्यूब की भी कहानी वही है, डोमेन ऑफ फंक्शन देख सकते हो, इसका भी डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है रियल नंबर r, और रेंज ऑफ फंक्शन वही है r, इधर भी है नीचे भी है, मतलब पाताल लोक और आकाश लोक। तो इसका रेंज क्या है, रेंज r है, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे देखो ग्राफ 0 को कभी टच नहीं किया है, बाकी नीचे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, ठीक है। तो अच्छा, डोमेन की बात करते हैं। डोमेन का मतलब ग्राफ का एक्स एक्सिस पे एक्सटेंशन। तो देखो ग्राफ जहां भी है एक्स एक्सिस पे, पूरे एक्स एक्सिस को देखो कि वो 0 को नहीं टच करेगा और बाकी हर जगह मौजूद रहेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे जो 1/x है, एक्स की जगह 0 नहीं रख सकते। 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो एक्स की जगह 0 नहीं रख सकते, बाकी कुछ भी रख सकते हो। इसका मतलब ये है कि डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा लेकिन 0 नहीं होगा। याद रखना इस चीज़ को, कहाँ लिखें,
यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे इस फंक्शन का डोमेन रियल नंबर माइनस जीरो होगा, रियल नंबर माइनस कर्ली ब्रैकेट ऑफ जीरो। अच्छा रेंज क्या होगा, रेंज भी वही होगा, रेंज रेंज का मतलब वाई होता है, वाई मतलब आंसर। ग्राफ देखो पहुंचा कहाँ, ऊपर आकाश लोक, नीचे पाताल लोक, तो पाताल लोक से आकाश लोक तक पहुंचा है, लेकिन कभी ग्राफ जीरो को नहीं टच किया है। इसका मतलब रेंज में भी कभी जीरो नहीं आएगा, बाकी सब आएगा लेकिन जीरो नहीं आएगा। ओके, तो रेंज भी क्या होगा, आर माइनस जीरो, आर माइनस जीरो, यहाँ पे आ जाओ। अच्छा यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है, एक्स की जगह आप जीरो नहीं ले सकते, और अगर जीरो नहीं ले सकते कुछ भी आंसर रखते हो तो पहली बात तो डोमेन क्या होगा, डोमेन इसका डोमेन होगा आर माइनस जीरो, क्योंकि नीचे आप जीरो ले ही नहीं सकते, एक्स के नाम पे आप जीरो नहीं ले सकते हो क्योंकि 1/0 इनफाइनाइट बन जाएगा, जो कि नॉट एक्सेप्टेबल है। अच्छा रेंज की बात कर लेते हैं, तो रेंज के नाम पे क्या होगा, रेंज के नाम पे ग्राफ देख सकते हो आप, जीरो को टच नहीं किया है, आप देख सकते हो ग्राफ जीरो को टच नहीं किया है, यही होता है वाई को जीरो लाइन। क्या ग्राफ एक्स एक्सिस को टच किया है, टच नहीं किया है, इसका मतलब ये है कि जीरो तक वो कभी पहुंच नहीं पाएगा। अगर नहीं पहुंच पाएगा तो रेंज क्या होगा, रेंज होगा आर माइनस सिंगलटन जीरो। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो एक्स की अगर बात करें तो ग्राफ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, निगेटिव में तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका जो डोमेन होगा तो दिख रहा है कि पॉजिटिव एक्स ले सकते हो आप, निगेटिव में ग्राफ है ही नहीं, डोमेन क्या होगा आर प्लस, ठीक है, आर प्लस लिखो या ऐसे लिख दो आप, सबसे सही यही रहेगा, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। अच्छा रेंज की बात कर लेते हैं, तो इसका रेंज क्या होगा, रेंज आप देख सकते हो ग्राफ नीचे नहीं है ऊपर है, मतलब जीरो से लेके आकाश लोक तक, तो रेंज में होगा जीरो से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये कुछ बेसिक फंक्शन है जिसके डोमेन रेंज आपको पता होना चाहिए। आप चाहो तो याद भी कर सकते हो, लेकिन याद करना सही नहीं है, ठीक है। कितनी चीजें याद करोगे, ये वाला इसका था, ये वाला इसका है, और ये वाला इसके हिस्से में, ठीक है। ये बेसिक फंक्शन का ग्राफ है, आपको कम से कम इतने फंक्शन का डोमेन एंड रेंज पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने बहुत कम बताया है, लेकिन 12th बोर्ड के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। आप नोट कर लो, अच्छे समझ लो, नोट क्या करना सब बुक में पढ़ा है, ढूंढोगे तो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टैंडर्ड ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड ग्राफ्स, ठीक है। स्टैंडर्ड ग्राफ में बहुत सारे ग्राफ हैं। नंबर 1 एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ नहीं बोलेंगे इस बार, फंक्शन बोलेंगे इसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। ये क्या है, देखो जनरल जो एक्सप्रेशन होता है इसका वो ए पे पावर एक्स होता है, ठीक है, ए पे पावर एक्स होता है, ये जनरल फॉर्म है, जहां ए क्या होता है, ए इज एनी पॉजिटिव नंबर, ए इज एनी पॉजिटिव number, and what is x, x is any real number। यहां पे a क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर, और x क्या है, कोई भी रियल नंबर। रियल नंबर पता ही है, निगेटिव भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और a इज एनी पॉजिटिव नंबर, मतलब a के बारे में क्राइटेरिया है, ए रिस्ट्रिक्टेड है, बाउंडेड है, ए नेगेटिव नहीं हो सकता,
ठीक है। अब आप पूछोगे क्यों नहीं निगेटिव ले सकते हैं भाई, तो क्यों नहीं ले सकते हो, जैसे x कोई भी रियल नंबर ले सकते हो और a अगर आप निगेटिव लेते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने a के नाम पे -2 ले लिया और x के नाम पे 1/2 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे x 1/2 और a मैंने -2 ले लिया, तो फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि ये -2 तो है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन -2 पे पावर 1/2 है, तो 1/2 का मतलब होता है रूट अंडर रूट -2। रूट के अंदर कोई भी निगेटिव क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है, अनडिफाइंड हो गया। तो इसका मतलब ए पे रिस्ट्रिक्शन है, ए आप पॉजिटिव ले सकते हो, निगेटिव नहीं ले सकते हो, ठीक है ना, अन्यथा जो है आपके साथ अपशकुन हो जाएगा, ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप बगावत कर उठोगे, ठीक है ना, किससे, मैथ से। तो आप -2 नहीं ले सकते, आपको पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई कि x जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है और a कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, ठीक है ना। अब चलो तो और बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं इसको। अच्छा, a अगर पॉजिटिव हो सकता है, इफ a इज एनी पॉजिटिव नंबर, देन a के साथ भी कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है, एक बहुत ही खूबसूरत सा नंबर है 1। ए को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहली बार ए की वैल्यू हम 1 से ज़्यादा ले लेते हैं, जब ए की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा तब क्या फर्क पड़ेगा, तब ग्राफ कैसे बनेगा, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, ए जब 1 से छोटा होगा, और ध्यान रखना ए को पॉजिटिव रखना है तो 0 से ग्रेटर, ठीक है। अब सवाल ये कि क्या 0 ले सकते हैं, क्या आप 0 ले सकते हैं, तो आप 0 नहीं ले सकते हो। 0 पे कुछ भी पावर, 0 पे कुछ भी पावर आप नहीं दे सकते हो, ठीक है ना। अंडर रूट 0 क्या होता है, 0 देगा, ये तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर 0 पे आप जैसे -1 कर दिए, 0 पावर -1 कर दिए, पंगा हो जाएगा, 1/0 फिर इनफाइनाइट पहुंच गया, ठीक है। तो आप 0 भी नहीं ले सकते, इसका मतलब आपको ए की वैल्यू 0 से बड़ी लेनी है और 1 से छोटी, ये सेकेंड केस है। तो एक्सपोनेंशियल वाले केस में भी आप 2 कैटेगरी बनाओगे। पहला कैटेगरी क्या होगा, पहला कैटेगरी होगा जब ए की वैल्यू 1 से बड़ी, दूसरा कैटेगरी क्या होगा जब ए की वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी, ठीक है। चलो 1 बाई 1 लेते हैं और ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलो देखो ए पे एक्स का ग्राफ हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं, ठीक है ना। और 2 केस था, पहला केस जब ए की वैल्यू 1 से बड़ी आप ले रहे हो, ठीक है। तो ए की वैल्यू 1 से बड़ी आपको लेना है, तो कुछ ले लो आप, ठीक है, 1 से बड़ी कोई वैल्यू ले लो, ए की वैल्यू 2 ले लो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 पे पावर x। और मैंने बताया था फंक्शन को लिखते कैसे हैं, फंक्शन कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं भाई, y इक्वल समथिंग 2 पे पावर x। इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन आपको मिल गया है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है। अब ग्राफ तो आप बचपन से प्लॉट करते आए हो, कैसे करते आए हो, टेबल से, ये तो आपको पता ही होगा, क्लास 8 से बताया जा रहा होगा, ठीक है। अगर आप होशियार हो तो जानते हो, आप होशियार हो कभी तो अलग में आ गया, अपने बारे में कभी शक नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अच्छा, टेबल वैसे ही बनाते हैं हम लोग जैसे हम लोग बचपन में बनाते थे। कैसे बनाते थे, यहाँ एक्स लेते थे, यहाँ वाई लेते थे। अब क्या करते थे, एक्स को कुछ वैल्यू ही लेते थे, वाई मिलता था, ठीक है। हो सकता है ये टेबल कम पड़ जाए, जितने बॉक्स बने ना अच्छे अच्छे वो कम पड़ जाए, लेकिन हम लोग संभाल लेंगे, ठीक है। कैसे,
सबसे अच्छी वैल्यू क्या है, 0। एक्स की जगह 0 रखने पे 2 पे पावर 0 क्या होगा, किसी नंबर पे 0 का आंसर क्या आता है, 1 आता है। ओके 1 रखो, एक्स की जगह 1 रखने पे वाई क्या मिलेगा, 2 पे पावर 1 मतलब 2। 2 रखने पे क्या होगा, 2 रखने पे ये कितना आएगा, 2 पे पावर 2 मीन्स 4। ठीक है, इसका मतलब x3 रखो तो कितना होगा, 8 होगा। ऐसे वैल्यूज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, फिर इनफाइनाइट रख देते हैं डायरेक्ट इनफाइनाइट। ठीक है, तो मैंने सिखाया था 2 पे पावर इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या होगा, 2 को इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आने वाला है, इनफाइनाइट आएगा। तो इनफाइनाइट डालने पे क्या आएगा, इनफाइनाइट। अब निगेटिव वैल्यू रखो, एक्स की जगह -1 रखो, तो -1 रखने पे क्या होगा, 2 पे -1 1/2। -2 रखो तो 2 पे -2 कितना होगा, 1/2 पे 2 मीन्स 1/4। -2 रखने पे 1/4। ओके -3 रखो 1/8। देख लेना, सोच लेना, समझ लेना। ठीक है, अब क्या रखते हैं, माइनस इनफाइनाइट हमने रख लिया है। ठीक है, अब माइनस इनफाइनाइट भी रख लो। तो माइनस इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, 2 पे माइनस इनफाइनाइट। यहाँ सुनो, 2 पे माइनस इनफाइनाइट, इसका मतलब लिख सकते हो 1/2 पे इनफाइनाइट। अच्छा 1/2 पे इनफाइनाइट को ऐसे लिख सकते हो आप, 1/2 पे होल पावर इनफाइनाइट। इसका मतलब 1/2 को मल्टीप्लाई करो आप कितने टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स। तो मैंने बताया था आंसर क्या आएगा, 0+। 1/2 को अगर इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या होगा, 0 नहीं होगा, कभी नहीं 0 होगा, क्योंकि ये सारी पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मल्टीप्लाई करने पे कभी 0 नहीं आएगा। लेकिन 0 से कुछ, ठीक है, कुछ बड़ा आएगा। कुछ बड़ा का मतलब बहुत कुछ कम, इतना कम कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, मीन्स 0+, 0 से थोड़ा सा इतना सा ज़्यादा। इसका मतलब आपने टेबल बना दिया है, बस ग्राफ प्लॉट करना है टेबल को देख के। ठीक है ना, प्लॉट कर लेते हैं हम। कहाँ प्लॉट किया है, चलो यहीं प्लॉट करो, यहाँ प्लॉट करते हैं। बचपन से आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, अब इसके बाद आप देख सकते हो एक्स की जगह 0 रखने पे वाई कितना है, 1 है। x 0 तो y 1। ठीक है, y 1 यहाँ, इसका मतलब ये पॉइंट क्या होगा, 0 और 1। अच्छी बात है। x 1 रखने पे y कितना होगा, 2 होगा। x 1 यहाँ कहीं आएगा, y 2 यहाँ कहीं आएगा, x 2 y 4, x 2 y 4। ठीक है, x इनफाइनाइट y इनफाइनाइट, x इनफाइनाइट y इनफाइनाइट। पाताल लोक नहीं, आकाश लोक, आकाश लोक में पहुंच गया। x बहुत बड़ा तो y बहुत बड़ा, मतलब अब बोर्ड के बाहर तो दिखा नहीं सकते हैं सबसे ऊपर। ठीक है ना, बोर्ड पे ही रहना है, बोर्ड पे रह के ही समझना है, तो बोर्ड के बाहर तो जा नहीं सकते। तो आकाश लोक मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। ठीक है, डॉट बना दिया, ये आकाश लोक है। अच्छा, x की नेगेटिव वैल्यू क्या होगा, -1 अगर x होगा तो 1/2। अब देखो 1 यहाँ है, x अगर -1 लेते हैं, मतलब यहाँ पे लेते हैं, इसको लिख देते हैं यार, ये 1 रखने में क्या आता है, 2 आएगा। चलो ये 1 है, ये 2 है, और ये इनफाइनाइट प्लस का इनफाइनाइट, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, और ये माइनस इनफाइनाइट। अब देखो x की जगह -1 लेने पे 1/2, ये हाइट था 1, इसका आधा है, तो -1 पे यहाँ पे मान लो, -2 पे 1/4, इसका भी हाफ, इस हाइट का भी हाफ, -2 पे यहाँ आ जाओ, -3 पे 1/8, इसका भी हाफ। ठीक है, चलो ठीक है, और माइनस इनफाइनाइट पे क्या होगा, 0+, यहाँ आया था 0+। ठीक है, तो माइनस इनफाइनाइट पे 0+, का मतलब यहाँ है, तो 0+ मतलब y = 0 लाइन, तो ये होता है, यही वाला लाइन y = 0 है। 0+ का मतलब थोड़ा सा ऊपर, बहुत ऊपर नहीं, टच नहीं करेगा। ठीक है, बस दिखेगा कि टच कर सकता है, लेकिन आप बचा लेना। ठीक है, उसको टच मत होने देना, नो टचिंग। तो ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, आकाश लोक में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब जहाँ तक सोच सकते हो, अगर आपके पास
पर्याप्त जगह है तो आप ऊपर उठाते जाना ग्राफ को, ऊपर उठाते जाना, ठीक है ना। खुद ऊपर मत जाना, लेकिन टॉप फ्लोर पे पहुंचा देना, ठीक है। जितनी ऊपर ये जाएगा कैरियर आपका उतना ऊपर जाएगा, ठीक है। मजाक कर रहा था, ठीक है। तो आपका ग्राफ ऐसे होगा, मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी ए की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। जगह कम पड़ने की वजह से मैं स्पष्ट दिखा नहीं पा रहा हूँ, यहाँ दिखा देता हूँ। ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट, ठीक है, ये 0। ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा और ऐसे बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा, 0,1, 0 पे बने, ठीक है। तो ये y = 2 पे x का ग्राफ है, ठीक है। आप ये भी पूछ सकते हो कि सर y = 5 पे x का ग्राफ क्या होगा, तो यही होगा। मैंने बताया था a की वैल्यू 1 से ग्रेटर लेने पे ग्राफ ऐसा ही बनेगा, ठीक है, ऐसा ही बनेगा। 10 पे x का ग्राफ भी ऐसा बनेगा, 20 पे x का, इनफैक्ट 1001 पे x का भी ग्राफ यही बनेगा, ठीक है। तो अगर ग्राफ आपको पता चल गया तो आप डोमेन रेंज लिख सकते हो। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन, ठीक है, पूरे ग्राफ में फैला है तो क्या होगा r। अच्छा, रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज का मतलब हाइट होता है ना, हाइट मेजर करना। तो ये होता है y = 0, इसके ऊपर ये ग्राफ, मीन्स एक्स एक्सिस को टच तो नहीं किया है, तो वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो रेंज क्या होगा, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। यहाँ ओपन ब्रैकेट ये बताता है कि 0 इस सेट में नहीं है, ठीक है। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, कब, जब a की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है। आसान था। आगे देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। जब a की वैल्यू 1 से छोटी लेंगे तब क्या होगा। चलो देखो, जब e की वैल्यू हम लोग 1 से छोटा लेंगे तो ग्राफ क्या होगा, y = 1/2 ले लो, 1/2 पे x, ठीक है। इस बार e की वैल्यू मैंने क्या लिया, ग्राफ तो यही है, y = e पे x। e की वैल्यू 1 से छोटा लेना था और 0 से बड़ा लेना था, तो 1/2 ले लिए, 1/2 पे x। अब इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो अगर इसका ग्राफ बनाना है तो वही सेम चीज, टेबल आपको याद आएगी। इस टेबल में वही एक्स वाई छोटी छोटी बॉक्स बनाओ। अच्छा, वैल्यूज लेते हैं, वैल्यूज देखो, इसको इस तरह भी लिख सकते हो आप, 2 पे -x, 2 पे -x भी लिखा जा सकता है। इससे क्या होगा, इससे काम आसान हो जाएगा आपका, ठीक है। पहले आप निगेटिव में वैल्यू ले लो। अच्छा, पहले 0 ही रख लो, 0 खूबसूरत नंबर होता है। तो 2 पे -0 का मतलब 2 पे 0, 2 पे 0 क्या होगा, 1 होगा। अब देखते हैं, अब x की जगह निगेटिव पर ले लो, तो -1 लेने पे, x की जगह -1 लेने पे क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। -2 लेने पे क्या होगा, x की जगह -2 इंटू -2 मतलब 4 आएगा। -3 लेने पे 8 आएगा। अच्छा, माइनस इनफाइनाइट ले लो, माइनस इनफाइनाइट लेने पे क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट इंटू माइनस प्लस इनफाइनाइट, 2 पे प्लस इनफाइनाइट क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है। अब पॉजिटिव वैल्यू लो, अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो इस पर ध्यान आकर्षित करो अपना, यही पॉजिटिव रख लो। एक्स की जगह पॉजिटिव रखने पे क्या होगा, मतलब 1 रखो, पॉजिटिव का मतलब 1 रखो, तो 1 रखने पे क्या आएगा, 1/2 पे 1/2 2 रखो, तो 1/2 पे 2 कितना होगा, 1/4। अब डायरेक्ट इनफाइनाइट रख दो, तो इनफाइनाइट रखने पे क्या होगा, 1/2 पे इनफाइनाइट 0 प्लस, पता ही होगा। अब ग्राफ बना लेते हैं।
ग्राफ, ये एक्स एक्सिस जिसको वाई को 0 भी बोलते हो आप, वाई एक्सिस जिसको एक्स को 0 भी बोलते हो आप, ठीक है। एक्स 0 है तो वाई कितना 1 है, एक्स 0 यहाँ मिलेगा तो वाई 1 ऊपर, ठीक है। ये पॉइंट होगा 0,1, अच्छी बात है। एक्स -1 तो वाई कितना है 2, तो -1 इधर मिलेगा तो वाई कितना मिलेगा 2, मतलब यहाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक्स -2 तो वाई 4, एक्स -2 किधर मिलेगा, इधर मिलेगा तो वाई कितना है 4, 4 का मतलब इधर आ जाओ और ऊपर। एक्स -3 तो 8, एक्स -3 तो 8 और ऊपर जाओ। माइनस इन्फाइनाइट पे इन्फाइनाइट, माइनस इन्फाइनाइट इधर आता है, एक्स माइनस इन्फाइनाइट इधर, माइनस इन्फाइनाइट वाई कितना है इन्फाइनाइट, मतलब आकाश लोक, ठीक है। अब पॉजिटिव इधर लो, x1 तो y हाफ, x1 तो y कितना हाफ, ये 1 है, इसका हाफ यहाँ है। अच्छा x2 तो y 1/4, x मान लो 2 तो y इसके भी हाफ पे आ जाएगा। x इनफाइनाइट 0+, x इनफाइनाइट इधर होता है, 0+ का मतलब क्या होता है, y = 0+, y क्या है 0+, 0 का प्लस का मतलब ठीक थोड़ा सा ऊपर, तो एक्स एक्सिस से ठीक ऊपर। ग्राफ को मिला दो, आकाश लोक से आओ, आपको थोड़ा खूबसूरत ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। मैं बचपन में ड्राइंग करता था, लेकिन आज भी अच्छी है, ठीक है ना, कोई कॉम्पिटिटर मिलता नहीं है, इसलिए थोड़ी सी आदत जो है, हैबिट बदल गया है ग्राफ ड्रॉ करने की बोर्ड पे, ठीक है ना, लेकिन तब भी खूबसूरत है। बेसिकली ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है। ये पॉइंट होता है 0,1, ठीक। तो इसका डोमेन लिख लेते हैं, डोमेन एंड रेंज। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा, डोमेन का मतलब ग्राफ एक्सटेंडेड है तो पूरा आर होगा। अच्छा रेंज की बात कर लेते हैं, तो रेंज क्या होगा, रेंज का मतलब ग्राफ का एक्सटेंशन वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे देख सकते हो आप 0+ से स्टार्ट है और कहाँ तक गया, आकाश लोक तक, इसका मतलब 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये कब, जब e की वैल्यू 0 से बड़ी 1 से छोटी, तब ग्राफ ऐसे बनेगा, और जब e की वैल्यू बड़ी होगी 1 से तो ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। अब ये देख सकते हो ग्राफ यहाँ डिक्रीज कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, और यहाँ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, इंक्रीज कर रहा है, और ये डिक्रीजिंग, ठीक है। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अगला, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉगरिथमिक फंक्शन, हर जगह प्रकट मिलेगा आपको, ठीक है ना। इसको कैसे लिखते हैं, ये दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है भाई, ठीक है, ऐसा दिखता है। अच्छा लॉग का जो कॉमन बेस होता है वो 10 होता है, कॉमन बेस 10 होता है, और नेचुरल बेस ई होता है, ई होता है, ई की वैल्यू होती है 2.718, और आगे बढ़ते जाओ, मीन्स ई एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, जिसको इंडेक्स भी बोलते हैं, इंडेक्स। चलिए ये बात की बात है। अच्छा लॉग जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। लॉग अपने आप में एक टॉपिक है 11 का, ठीक है। 11 के सिलेबस में पढ़ते नहीं, लेकिन आईटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो हर चीज डिफाइन हो गया है,
इस पे भी रिस्ट्रिक्शन है। इसका बेस ए ले लो फिलहाल, कुछ भी नहीं दिया है तो ए, ठीक है। इसको बेस बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। ये लॉग का बेस है और ये है एक्सपोनेंट, ठीक। अब इस पे भी रिस्ट्रिक्शन होता है। क्या रिस्ट्रिक्शन होता है कि x पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब log will be defined, log will define, log कब डिफाइन होगा, जब ये x पॉजिटिव होगा। एंड बेस के बारे में क्या, बेस कभी भी 1 नहीं होगा और बेस हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये 3 रिस्ट्रिक्शन आपको log के लिए याद रखना है, ठीक है। कि log में ये हमेशा होगा कि x पॉजिटिव होगा, a पॉजिटिव होगा और a कभी 1 नहीं होगा। बेस कभी 1 नहीं होगा, बेस पॉजिटिव होगा, एक्सपोनेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। लॉग का ये डेफिनेशन है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इसके डोमेन और रेंज में भी काम आएगा और इसके ग्राफ प्लॉट करने में भी काम आएगा, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं लॉग का। लॉग का ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट सब है, जो मैं बता दूँ सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बता रहा हूँ। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ऑफ फंक्शन लॉग। देखो y इक्वल log x बेस a। log को हमेशा आप एक्सपोनेंट में बदल सकते हो, एक्सपोनेंट को हमेशा log में चेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। वो अलग बात है कि जब हम log पढ़ेंगे तो बताएंगे एक्सपोनेंट से ही log बना है। log का इनवर्स होता है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का इनवर्स होता है log, मतलब log एंड एक्सपोनेंट आर इनवर्स टू ईच अदर। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सीखेंगे क्योंकि हम अलग से डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लॉग एक अलग टॉपिक है, लॉगरिथमिक जब हम लोग पढ़ेंगे तब वहाँ डिटेल में जो है एनालिसिस कर लेंगे इसको। इसको इस तरह भी लिख सकते हो, अगर एक्सपोनेंट फॉर्म इसको बदलो तो x इक्वल e पे पावर y हो जाता है, e पे पावर y। ऐसा कर लेने से आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, मतलब इसका ग्राफ प्लॉट करना आसान हो जाएगा। इससे ये लिख सकते हो, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंट फंक्शन है। लॉग को एक्सपोनेंट फॉर्म में मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉग फॉर्म में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने लॉग को इस तरह लिख दिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। अब आप यहाँ पे वैल्यूज रख के आप टेबल बना सकते हो, टेबल बना के ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, ठीक। यहाँ ए दिख रहा है तो यहाँ इस ए के लिए भी क्राइटेरिया होगा, पहला केस जब ए की वैल्यू 1 से ग्रेटर लेंगे तो ले लो, x इक्वल क्या होगा, ए की जगह 2 ले लो, 2 पे y। अब इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे 2 पे y का, ठीक है। टेबल बनाते हैं, तो टेबल यहाँ बनाते हैं। यहाँ x यहाँ y, ठीक है। आसान क्या रहेगा आपके लिए, y ले लो, y लेते रहो, x मिलता रहेगा। y की जगह 0 लो, y 0 लेने में क्या होगा, 2 पे 0 1। फिर y 1 लो, y 1 लेंगे 2 पे 1 कितना होगा, 2 होगा। y 2 ले लो तो कितना, 2 पे 2 4। y 3 ले लो 8। अच्छा, फिर लो आप y इनफाइनाइट, y इनफाइनाइट ले लो, y इनफाइनाइट लेने पे 2 पे इनफाइनाइट क्या होगा, x इनफाइनाइट मिलेगा। अच्छा, अब y नेगेटिव, y अगर -1 लेते हैं 2 पे -1 का मतलब 1/2, ठीक है। y की जगह -2 लो, -2 लेने पे क्या होगा, 2 पे -2 मीन्स 1/4, -3 लेने पे 1/8। अच्छा, y की जगह माइनस इनफाइनाइट लो, y की जगह माइनस इनफाइनाइट, y अगर माइनस इनफाइनाइट लेते हैं तो माइनस इनफाइनाइट 2 पे पावर माइनस इनफाइनाइट 1/2 पे इनफाइनाइट, 1/2 पे इनफाइनाइट का आंसर 0 प्लस। अब टेबल बनाते हैं, ठीक है। x एक्सिस, y एक्सिस
जो 1 पे 0, x1 तो y0, y0 कहाँ होगा, y0 यहाँ होता है, तो x1 और y0, ये पॉइंट हो गया 1, 0। अच्छा x2 तो y1, x2 यहाँ कहीं आएगा तो y1 कहीं ऊपर मिलेगा, ये पॉइंट हो गया 2, 1। अच्छा x2 तो y4, x2 तो y4, ठीक है, x3 y8, ठीक है, x इनफाइनाइट तो y इनफाइनाइट, x इनफाइनाइट यहाँ मिलेगा, तो y इनफाइनाइट कहाँ मिलेगा, आकाश लोक इनफाइनाइट पे ऊपर। अच्छा x 1/2, x अगर 1/2 तो y कितना -1, x 1/2 कहीं यहाँ आएगा तो y कितना मिलेगा, x 1/2 तो y -1, मतलब नीचे आएगा 1/2 पे -1, ग्राफ ऐसा कुछ। फिर x -2 नहीं, x 1/4 तो y -2, x 1/4 का मतलब और इधर x 1/4 तो y कितना -2, यहाँ कहीं आएगा। अब यहाँ देख लो डायरेक्ट, x जब हम 0+ लेंगे तो y -इनफाइनाइट आएगा, x 0+, 0 तो x यहाँ होता है, 0+ का मतलब थोड़ा सा आगे, तो y कितना मिलने वाला है, y -इनफाइनाइट, मतलब पाताल लोक, ठीक है। इसका मतलब ग्राफ पाताल लोक से आएगा और आकाश मार्ग में पहुंच जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, पाताल लोक से आएगा, ग्राफ ऐसे ऐसे और ऐसे पहुंच जाता है, ठीक है। बेसिकली हम ऐसे नहीं मिला सकते, ठीक है ना, क्योंकि डॉट भी ऐसा बना है कि कर्व ऐसा से जाएगा, लेकिन कर्व ऐसा जाता नहीं एक्चुअली, ठीक है ना, कर्व ऐसे ही आता है। उसको डायरेक्ट बना देते हैं, ठीक है। टेबल तो समझ में आया होगा आपको, मैं ग्राफ डायरेक्ट बना देता हूँ, खूबसूरत सा ग्राफ, ठीक है। ग्राफ ऐसे बनता है एक्चुअली, ग्राफ ऐसे आएगा पाताल लोक से और आकाश मार्ग होते हुए आकाश में पहुंच जाएगा, ये पॉइंट होगा 1, 0, ठीक है। ये होगा लॉग का ग्राफ, कब, जब a की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, मतलब बेस जब 1 से बड़ा होगा तो लॉग का ग्राफ ऐसे होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ है, नीचे से आ रहा है ऊपर जा रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग ग्राफ है, इंक्रीजिंग, ठीक है। अच्छा ये बातें समझ में आई। तो एक चीज और भी समझ में आया होगा आपको कि डोमेन रेंज क्या है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या है। डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है ग्राफ का एक्स एक्सिस पे एक्सटेंशन। तो एक्स एक्सिस पे एक्सटेंशन देखो, ग्राफ इधर नहीं है, एक्स एक्सिस के इधर है और एक्स को टच भी नहीं किया है, ठीक है भाई, 0 पे नहीं मिल रहा ग्राफ, ग्राफ 0 पे कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है। 0+ पे -इनफाइनाइट पे है, 0+ पे -इनफाइनाइट है, इसका मतलब डोमेन में 0 नहीं है तो 0+ है, 0+ का मतलब ओपन 0, इसका मतलब इस सेट में 0 नहीं है, ओपन ब्रैकेट, और कहाँ तक जाएगा, एक्स एक्सिस पे ग्राफ फैला है, एक्स पे कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक पहुँच रहा है, एक्स पे इनफाइनाइट तक चला जा रहा है, यहाँ पे 0 से लेके इनफाइनाइट। अब रेंज की बात कर लेते हैं, तो इसका रेंज क्या होगा, रेंज का मतलब क्या होता है, ग्राफ का वाई एक्सिस पे एक्सटेंशन। तो वाई एक्सिस पे एक्सटेंशन क्या है, नीचे से लेकर ऊपर तक गया है, आकाश मार्ग तक गया है पाताल लोक से, तो आंसर क्या होगा, रियल नंबर, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ग्राफ में डोमेन समझ में आ रहा है, डोमेन है 0+ से लेके इनफाइनाइट, मतलब 0 से लेके इनफाइनाइट, और रेंज क्या है, रेंज का मतलब पूरा रियल नंबर नीचे से लेके ऊपर तक, ठीक है। ये हो गया लॉग फंक्शन का ग्राफ, कब, जब ए की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, ठीक है। जब ए की वैल्यू 1 से छोटा होगा तब क्या होगा, आप टेबल लेके बना सकते हो उसको, ठीक है, मैं डायरेक्ट ग्राफ बना देता हूँ। जब ए की वैल्यू 1 से छोटा होगा तब ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे मैंने लिया था 1/2, ए की जगह 1/2 ले लेना, ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है,
ग्राफ दिखता कैसा है, जब बेस ए 1 से छोटा लेंगे और 0 से बड़ा लेंगे तब y इक्वल लॉग ए एक्स का ग्राफ क्या बनेगा। ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, बताइए वाई एक्सिस है। ग्राफ ये पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट होता है 0। ये लॉग का ग्राफ नहीं है, छोटी सी मिस्टेक हुई, ठीक है। ये तो एक्सपोनेंशियल का बन गया। लॉग का ग्राफ जब बेस 1 से छोटा होगा तब ये होगा डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा 1 पे 0, ठीक है। ये कब, जब ए की वैल्यू 1 से छोटी होगी, ठीक है। और ये डिक्रीजिंग ग्राफ, डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। अच्छा डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या है, डोमेन दिख रहा है, इधर तो ग्राफ है नहीं, तो 0 प्लस 0 के आगे है। 0 प्लस का मतलब 0 से लेके इनफाइनाइट तक। अच्छा रेंज क्या है इसका, रेंज का मतलब देखो नीचे गया है और ऊपर से आ रहा है, तो इसका मतलब रियल नंबर आर। ये हो गया लॉग फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर इनवर्स टू ईच अदर। इनवर्स के मायने क्या है ग्राफ में, अगर कोई फंक्शन किसी फंक्शन का इनवर्स है तो इसका मतलब यही होता है कि वो फंक्शन, वो दोनों फंक्शन y इक्वल एक्स लाइन में, y इक्वल एक्स लाइन में एक दूसरे के मिरर होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, ठीक है। मिरर इमेज क्या है, लॉग और एक्सपोनेंशियल आर इनवर्स टू ईच अदर, और वो एक दूसरे के सिमेट्रिक होते हैं किस लाइन के अबाउट, y इक्वल एक्स लाइन के अबाउट। कैसे देख लो, ठीक है। हम एक साथ एक्सपोनेंशियल और लॉग दोनों का ग्राफ बना रहे हैं। जब बेस 1 से बड़ा हो, ग्राफ देखो, ये लॉग का ग्राफ है, ये पॉइंट क्या है 1,0, ये y इक्वल लॉग एक्स बेस ए का ग्राफ है, ठीक है। अच्छा ये किसका ग्राफ है, ये y इक्वल ए पे x का ग्राफ है। कब, दोनों के लिए, e की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है। अब एक लाइन में बना रहा हूं, ये कौन सी लाइन है, y इक्वल एक्स, y इक्वल एक्स लाइन। ये लॉग फंक्शन का ग्राफ है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। आप देख सकते हो ये y इक्वल एक्स लाइन है, इसके अबाउट ये दोनों सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब देख सकते हो, जैसा ग्राफ इधर वैसा ग्राफ इधर, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये मिरर का काम कर रहा है, y इक्वल एक्स लाइन मिरर का काम कर रहा है। इस लाइन का इमेज है ये लाइन, इस कर्व का मिरर है ये कर्व, ठीक है। किस लाइन पे, y इक्वल एक्स लाइन पे, ठीक है। तो इनवर्स एंड लॉग आर सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल एक्स लाइन, दैट्स इट, ठीक है। इतना ही जानना है कि इनवर्स फंक्शन और लॉग फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं किस लाइन पे, y इक्वल एक्स लाइन पे। अच्छा इनवर्स का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा कि ये पॉइंट कौन सा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 0,1। तो आपको दिख रहा है कि अगर हम इस कर्व पे a, b लेते हैं तो इस कर्व पे क्या मिल रहा है, b, a मिल रहा है। आप देख सकते हो लॉग वाले ग्राफ पे ये पॉइंट है 1,0, इसका इमेज पॉइंट क्या होगा 0,1। ए, बी था तो b, a मिला है, दिख भी रहा है ग्राफ से, ठीक है। इसका मतलब यह है कि लॉग और एक्सपोनेंशियल सिमेट्रिक है अबाउट लाइन y इक्वल एक्स, ठीक है। बस इतनी सी बात थी आज, केवल एक्सपोनेंशियल लॉग फंक्शन, ठीक है। और आगे भी हम लोग एनालिसिस करते हैं।
और भी बहुत सारे ग्राफ हैं, ठीक है, देखते हैं। देख लो, आज ग्राफ खत्म ही हो जाए। लॉग हो गया। अब इंपॉर्टेंट ग्राफ की तरफ आते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेफिनेशन पार्ट लिखो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स, ठीक है। डेफिनेशन पार्ट से फंडा अभी क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना, फंडा क्लियर होगा एग्जाम्पल। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स से, और ये होता क्या है, इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स। क्या मतलब इसका, जैसे मान लो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर आप 3.2 की बात करें, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है, यही सोचना है। तो यहां पे कहा है कि जब भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स आए तो ये आंसर क्या देता है, इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब आंसर तो आपको क्या मिलने वाला है, इंटीजर, लेकिन उसमें से कौन सा इंटीजर जो सबसे ग्रेटेस्ट हो, ग्रेटर इंटीजर नहीं, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट लिख दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स, मतलब एक्स से छोटा आपको इंटीजर लेना है, और वो इंटीजर होगा जो सारे इंटीजरों में सबसे बड़ा होगा। इसका मतलब नंबर लाइन में 3.2 यहाँ है, ठीक है, और इससे छोटा इंटीजर क्या होगा, 3.2 से छोटा इंटीजर क्या होगा, 3 होगा, 2 भी होगा, 1 भी होगा, 0 भी होगा, -1 भी होगा, -2 भी होगा। ये सारे इंटीजर क्या होंगे, 3.2 से छोटे होंगे। लेकिन आपको स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स निकालना है, और वो क्या होता है, इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स। एक्स से छोटे जितने भी इंटीजर हैं उसमें सबसे बड़ा इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, 3 है। ये सारे एक्स से छोटे हैं, मतलब 3.2 से छोटे हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा क्या है, 3 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। ये तो डेफिनेशन पार्ट का मतलब होता है, ठीक है। आपको कैसे याद रखना है, आपको याद ऐसे रखना है, 5.5 है, ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, आप सिर्फ ये देखो इससे छोटा इंटीजर क्या है, 5, खत्म। मतलब इस वैल्यूज के लेफ्ट वाला इंटीजर ढूंढ लेना है नंबर लाइन पे। अच्छा, 3.5 का क्या होगा, 3, कोई कहेगा 1.99999, ठीक है, इसका आंसर 1, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग के पहले इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा नंबर लाइन पे। तो आसान है। अगर किसी ने कहा सर -1.5, तो -1.5 कहाँ होगा, ये -1, ये -2 है, -1.5 यहाँ होगा, अपने से लेफ्ट वाला इंटीजर ढूंढ लो, तो क्या होगा, -2, इसका आंसर -2, ठीक है। अच्छा, अगर इंटीजर ही आ गया, इंटीजर का मतलब जैसे -3, इसका आंसर क्या होगा, -3 होगा। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंटीजर आता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, वो इंटीजर खुद होगा। लेकिन अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई डेसिमल एक्सप्रेशन आता है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, उससे लेफ्ट वाला इंटीजर। नंबर लाइन पे जाओ और जो भी नंबर है, चाहे वो डेसिमल एक्सप्रेशन है चाहे वो नंबर है, ठीक है, उसके लेफ्ट वाला इंटीजर वो आपका आंसर होगा, उसी को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बोलेंगे, ठीक है। आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं ग्राफ, ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा।
देखो जैसे 1.5 इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। 1.9 इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अच्छा 1.2 इसका आंसर 1 ही आएगा। 1.99999 इनफाइनाइट इसका आंसर भी 1 ही आएगा। 1.6 इसका आंसर भी 1 ही आएगा। ठीक है। अच्छा 1.00000000001 इसका आंसर भी 1 ही आएगा। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि हम 1 से ग्रेटर 1 से आगे जाएं और 2 के ठीक पहले जितने भी नंबर्स आएंगे, जितने भी रियल नंबर आएंगे, उनका स्क्वायर ब्रैकेट क्या होगा 1 देगा। मतलब खुद से पहले वाले इंटीजर पे शिफ्ट करा जाएगा। ठीक है। आंसर ये भी समझ में आया। अगर हम 0.5 लेते हैं तो आंसर 0। 0.5 इसके पहले वाले इंटीजर क्या होगा 0 होगा। 0.6 लें इसका आंसर 0। 0.999 ये सब लें इसका आंसर 0। अच्छा 0.000000001 लें इसका आंसर 0। ठीक है। तो अगर 0 से हम आगे बढ़ते हैं और 0.999 मीन्स 1 के ठीक पहले तक का आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि इंटरवल 0 से लेके 1 तक का आंसर 0 है। इंटरवल 1 से लेके 2 तक का आंसर 1 है। इंटरवल 2 से लेके 3 तक का आंसर 2 है। इंटरवल 3 से लेके 4 तक का आंसर 3 है। तो ग्राफ भी इसी बेसिस पे बना सकते हो। ठीक है ना, बना लो फिर। अब ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ग्राफ ये 0 1 2 3 4 5 6 बाकी आइडिया लग जाएगा। -1 -2 -3 -4 -5 ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 मान लो -1 है, -2 -3 बस। अब देखो x अगर हम 0 लेते हैं तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 ले लें इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अच्छा स्क्वायर ब्रैकेट में अगर 0.5 भी लेते हैं इसका भी आंसर क्या होगा 0 होगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0.9999 ये सब लेते हैं इसका भी आंसर क्या आएगा 0 आएगा। मतलब 0 से लेके 1 के ठीक पहले तक का आंसर क्या आएगा 0 आएगा। 0 का मतलब क्या होता है 0 का मतलब होगा y = 0। ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मतलब y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। तो जो आंसर मिलेगा मतलब y = 0। तो y = 0 क्या है ये लाइन होगा। लेकिन 1 पे क्या होगा 1 पे तो आंसर क्या होता है 1 ही हो जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 क्या देगा 1 देगा। तो x जब 1 लेंगे तो 1 पे क्या आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। 1 पे आंसर 1 का मतलब y = 1 तो 1 पे क्या आ जाएगा आंसर 1 आएगा। फिर 1 से लेके 2 तक 2 के ठीक पहले 1 से लेके 2 तक और 2 के ठीक पहले तक आंसर क्या मिलने वाला है 1 ही मिलने वाला है। जैसे 1.5 का आंसर 1, 1.8 का आंसर 1, 1.999 का आंसर 1। अच्छा मतलब 1 से लेके 2 तक का आंसर क्या मिलेगा 1 मतलब y = 1 इस साइड पे मिलेगा। तो ये हो गया। 2 से लेके 3 तक 2 पे आंसर क्या आएगा 2 पे 2 मिलेगा और 2 से लेके 3 तक का आंसर क्या मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ बनेगा। 3 पे आ जाओ 3 पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है सीढ़ियों जैसा स्टेप। आपके पास स्टेप बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है, फिर इधर आओ 0 से लेके -1 के बीच अगर मान लो -0.5 लेते हो, मान लो -0.5 लेते हो तो इसका आंसर क्या होगा -1। -1 कहाँ आएगा यहाँ आएगा। 0 पे 0 है मतलब यहाँ पे तो कुछ मिलेगा नहीं और -1 ठीक -1 पे -1 आएगा और इससे कम होते ही क्या होगा इससे कम होते ही आप -2 पे पहुंच जाओगे। ठीक है, अब ग्राफ कुछ इस तरह मिलेगा। तो ग्राफ ये है
मीन्स हमेशा याद रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हमेशा क्या देता है, इंटीजर वैल्यू देता है, ठीक है। मतलब y के नाम पे आपको क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। y का मतलब क्या होता है, y का मतलब रेंज होता है, x का मतलब क्या होता है, x का मतलब डोमेन होता है, x का मतलब क्या होता है, डोमेन होता है। तो डोमेन तो आप कुछ भी ले रहे हो ना, x स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x मतलब x के नाम पे तो आप कुछ भी ले रहे हो, 0.5 भी ले रहे हो, 0.9 भी ले रहे हो, -1.5 भी ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो x के नाम पे। लेकिन y क्या मिल रहा है, आउटपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट सिर्फ एक इंटीजर मिल रहा है। तो इसका मतलब इसको देख के हम लिख सकते हैं कि डोमेन क्या होगा, डोमेन रियल नंबर होगा r, और रेंज क्या होगा, रेंज इंटीजर होगा, ठीक है, इंटीजर। बस हो गया, बन गया ग्राफ, इतना आसान ग्राफ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, अगला ग्राफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। It is represented by curly bracket of x, and it gives fractional value of function। अब फ्रैक्शनल वैल्यू तो आपको पता ही होगा, वो वैल्यू जो 0 और 1 के बीच एग्जिस्ट करता है, ठीक है, 0 और 1 के बीच, 0 भी हो सकता है, ठीक है, किसी फ्रैक्शन का आंसर 0 भी हो सकता है, ठीक है। वो नंबर क्या होगा, वो नंबर इंटीजर होगा। इंटीजर में कोई फ्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा। मीन्स हर इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0 होता है। चलो ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर फ्रैक्शन पार्ट के अंदर 1.5 आएगा, ठीक है, 1.5, तो आपको दिख रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, यहाँ पे 0.5 है, इंटीजर पार्ट क्या है, 1 है। तो आपको फ्रैक्शन बताना ना, आपको क्या बताना है, फ्रैक्शनल वैल्यू बस लेना है, तो क्या हो जाएगा 0.5। अच्छा, 0.9 का फ्रैक्शनल वैल्यू 0.9, अच्छा 3.66 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.66 होगा। 3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि 3 में कोई डेसिमल पार्ट है ही नहीं, मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। आगे बढ़ते हैं, -0.2 इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा गौर फरमाओ आप। इसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है 1 माइनस जो भी डेसिमल एक्सप्रेशन है, 0.2 ले लो तो क्या हो जाएगा 0.8। याद रखना, जितने भी नेगेटिव एक्सप्रेशन हो गए उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालते वक्त में 1 में से माइनस कर देना है फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। एक और एग्जांपल, -1.5, ठीक है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा। आपको इंटीजर से मतलब ही नहीं, यहाँ दिख गया, यहाँ माइनस पार्ट है, इसका मतलब 1 में से आपको इस डेसिमल पार्ट को मतलब फ्रैक्शनल पार्ट को माइनस कर देना है, तो ये कितना होगा 0.5, ठीक है। अब ग्राफ की बात कर लेते हैं, ग्राफ क्या होगा इसका, ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, समझ में आया होगा। फ्रैक्शनल वैल्यू लेना है किसी भी रियल नंबर का, ठीक है। अगर वो रियल नंबर निगेटिव होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट निकालते वक्त में 1 में से माइनस कर देना है। किसको माइनस करना है, फ्रैक्शनल पार्ट को, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ग्राफ इंपॉर्टेंट है।
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। पता होगा ये 0 होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इधर आ जाओ, -1, -2, -3, -4, -5। अच्छा, एक बात तो समझ में आ रहा है कि आपको जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या मिलता है, जो भी मिलेगा उसका आंसर 0 से बड़ा होगा, 0 भी हो सकता है। इंटीग्रल पार्ट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। कोई भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। और 1 से छोटा होता है, हमेशा होगा। किसी भी रियल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। 0 है 0 से बड़ा, 1 से छोटा। तो अगर यहाँ पे दिमाग लगाओ, अगर हम 0 से 1 के बीच ऑब्जर्व करें तो 0 का आंसर क्या मिलेगा, 0। अच्छा, 0.2 का आंसर क्या मिलेगा, 0.2। 0.3 का आंसर 0.3। 0.9 का आंसर क्या मिलेगा, 0.9। अच्छा, 1 का आंसर क्या मिलेगा, 1। ये हम लोग को क्या लेना है, फ्रैक्शनल पार्ट लेना है, फ्रैक्शन के अंदर लेना है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट ऑफ 0 क्या होगा, 0 होगा। कर्ली ब्रैकेट ऑफ 0.2 क्या होगा, 0.2। कर्ली ब्रैकेट ऑफ 0.3 क्या होगा, 0.3। कर्ली ब्रैकेट ऑफ 0.9 क्या होगा, 0.9। कर्ली ब्रैकेट ऑफ 1 क्या होगा, 0, क्योंकि 1 क्या है, इंटीजर। इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब 0 से लेके 1 तक ऑब्जर्व करो, 0 पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 का आंसर आपको 0 मिलने वाला है। 0.2 मतलब थोड़ा सा आगे। 0.2 पे आंसर क्या मिलेगा, 0.2। तो 0.2 पे आंसर 0.2। 0.3 पे आंसर 0.3। और आगे बढ़ो, 0.9 पे 0.9 यहाँ कहीं होगा, उस पर आंसर क्या मिलेगा, उस पर आंसर क्या मिलने वाला है, 0.9 पे 0.9, मतलब 0.9 पे आपको आंसर 0.9 मिलेगा। 1 ये यहाँ मार्क कर लेना आप, मान लो 1 यहाँ है, तो 1 से थोड़ा छोटा 0.9 यहाँ पे होगा, ठीक है। अच्छा, 1 पे आंसर क्या मिलने वाला है, 1 पे आंसर फिर 0 मिलेगा, तो 1 पे आंसर फिर 0, ठीक है। इसका मतलब 0 से लेके 1 तक आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और 1 पे क्या मिलेगा, 1 पे 1 तो मिलेगा नहीं, 1 पे तो 0 पे आ जाओगे, 0 पे। फिर 1 से 2 के बीच भी यही हादसा होगा, 2 से 3 के बीच भी यही हादसा होगा, 3 से 4 के बीच यही हादसा, ठीक है। आगे भी ऐसे झुंझुने टाइप के जो है आपको ग्राफ मिल जाएंगे, जो बच्चों के झुंझुने होते हैं उसी टाइप का ग्राफ, ठीक है। लेके आपको बजाना है एक्चुअली में। अच्छा, ये टॉप टू टॉप हाइट क्या है, टॉप टू टॉप हाइट क्या है, टॉप टू टॉप हाइट क्या है, y=1। ग्राफ देखो थोड़ा बड़ा बना लेना, ठीक है। ये वाला पार्ट आप देख सकते हो कि जो ग्राफ है वहाँ ऊपर क्या है, ऊपर हॉलो सर्कल है। इसका मतलब ग्राफ 1 को कभी टच नहीं कर रहा है, ग्राफ 1 को कभी टच नहीं कर रहा है। ये y=1 लाइन इसको कभी टच नहीं कर रहा है, ठीक है। और डोमेन क्या है, पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस पे फैला हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डोमेन लिख दो आप, डोमेन तो होगा पूरा का पूरा रियल नंबर, लेकिन रेंज क्या होगा, रेंज होगा 0 से लेके 1 तक, 1 पे ओपन, क्योंकि ग्राफ कभी 1 को नहीं टच कर सकता। तो डोमेन R और रेंज क्या होगा, 0 से लेके 1 तक, ठीक है। अब कौन सा ग्राफ बचा है, 2 ग्राफ और बचे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उनका भी देख लेते हैं हम लोग। चलो अगला देखो। अगला है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन को एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, यही नाम है, ठीक है।
ये क्या होता है, ये y इक्वल मॉड x होता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये होता है पीस वाइज फंक्शन, मतलब ये ब्रेक होता है, ठीक है। कैसे ब्रेक होता है, जब भी x पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का मतलब 0 या 0 से बड़ा, तब आंसर x मिलने वाला है, और जब भी x नेगेटिव होगा तो आंसर -x मिलेगा। ये इसका डेफिनेशन पार्ट है, इसका डेफिनेशन पार्ट है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। y इक्वल मॉड x, x जब भी पॉजिटिव होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, x जब भी नेगेटिव आएगा तो आंसर -x आएगा, ठीक है। ये ऐसे ब्रेक होता है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये जो मॉड x होता है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, मतलब आंसर तो आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी, आंसर तो आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलने वाला है। लेकिन फंक्शन ब्रेक होता है पीस वाइज, ठीक है, डिपेंड करता है फंक्शन क्या है, ठीक है, और उसका टर्निंग पॉइंट क्या है। जैसे इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, 0 है, दिखाओ सर टर्निंग पॉइंट। x को x - 0 भी लिख सकते हो, तो यहाँ से दिख रहा होगा आपको कि 0 एक टर्निंग पॉइंट है इसका, ठीक है। जैसे मान लो अगर फॉर एग्जांपल ले लें, एग्जांपल के नाम पे y इक्वल x - 3, अगर ये ले लेते हैं तब क्या होता है, इसको कैसे ब्रेक करते हैं पीस वाइज, इसको ऐसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, x - 3 को 0 करो, ठीक है, तो x क्या मिलेगा 3, इसका मतलब इसका टर्निंग पॉइंट 3 है, तो ये 3 पे ब्रेक होगा, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 और x लेस देन 3, ठीक है। जब भी वैल्यू x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 होगा तो ये डेफिनेशन x - 3 मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ ब्रेक होगा, और जब भी x 3 से छोटा होगा तो ये क्वांटिटी माइनस के साथ ब्रेक होगा, ठीक है। यही आपको दिमाग में रखना है, इसका टर्निंग पॉइंट ढूंढो और वहीं पे ब्रेक कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पे पॉजिटिव खुलेगा, नेगेटिव पे नेगेटिव खुलेगा, ठीक है। ये हेल्प करता है ग्राफ बनाने में, ठीक है। अब मॉड एक्स की बात कर लेते हैं, तो मॉड एक्स का ग्राफ क्या होगा वो देख लो, इसको मिटा रहे हैं। लिख लेते हैं, मॉड एक्स कैसे ब्रेक होता है, जब x पॉजिटिव तो x लेस देन 0 पे -x, और इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ ग्राफ ग्राफ, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। ये देखो x पॉजिटिव इधर मिलता है, x पॉजिटिव पे आंसर क्या है x का मतलब ये फंक्शन y इक्वल, तो y इक्वल x है, y इक्वल x का ग्राफ बनाना है, y इक्वल x का ग्राफ ये होता है, ये होता है y इक्वल x। इधर भी बनाओ, लेकिन इधर नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, x की वैल्यू ये कब डिफाइंड है, y इक्वल x कब मिल रहा है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब x पॉजिटिव लेने पे y इक्वल x। आप इधर नहीं आ सकते हो, इधर आते ही x क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब ये पार्ट नहीं बनेगा, ये नीचे वाला पार्ट नहीं बनेगा, सिर्फ ऊपर वाला ही पार्ट बनेगा, ठीक है। अच्छा, x नेगेटिव पे क्या मिल रहा है, y इक्वल -x, x नेगेटिव इधर आता है, ठीक है। तो ग्राफ किसका बनेगा, y इक्वल -x का, y इक्वल -x क्या होता है, y इक्वल -x ये होता है, ये है y इक्वल -x और ये है y इक्वल x, ठीक है। x नेगेटिव पे y इक्वल -x बनाना है और x पॉजिटिव पे y इक्वल x बनाना है, तो ग्राफ बन गया वी शेप का, ये आपका ग्राफ है वी शेप, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा इसका डोमेन क्या है, डोमेन का मतलब ग्राफ का एक्सटेंशन कहाँ पे, x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे ग्राफ क्या है, पूरा फैला है वी शेप में, डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा r, और रेंज क्या होगा, रेंज का मतलब ग्राफ का एक्सटेंशन y एक्सिस पे, तो आप y एक्सिस पे देख सकते हो ग्राफ क्या है, ऊपर है नीचे तो है ही नहीं, भाई वी शेप क्या है, ऊपर है नीचे तो है ही नहीं, इसका मतलब रेंज क्या होगा, रेंज होगा 0 से लेके इनफाइनाइट तक, 0 होगा क्योंकि 0 पे है ग्राफ, ठीक है ना, ये हो गया डोमेन एंड रेंज। एक और चीज याद रखना कि मॉड x का मतलब होता है रूट अंडर x स्क्वायर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है।
इसी से ये सब बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। मॉड एक्स का मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो मॉड्यूलस फंक्शन हो गया, ठीक है। एक फंक्शन और बचा है जो स्टैंडर्ड है, वो भी खत्म करते हैं। अगला सिग्नम फंक्शन, ठीक है। सिग्नम इसको लिखते हैं सिग्नम ऑफ एक्स, और इसका डेफिनेशन ये होता है एक्स जब जीरो नहीं होता है तो इसका आंसर मॉड एक्स अपॉन एक्स होता है, और जब एक्स जीरो होता है तो इसका आंसर जीरो होता है। ये इसका डेफिनेशन पार्ट है, यही डेफिनेशन ही है। फंक्शन डिफाइन है जिसको सिग्नम फंक्शन बोलते हैं, इसका डेफिनेशन ये है जब x जीरो के बराबर नहीं होता है तो इसका आंसर मॉड एक्स अपॉन एक्स होता है, और x जब जीरो होता है तो आंसर क्या होता है, जीरो होता है। अब कई लोग ऊपर वाले पे दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि ऊपर क्या है, मॉड आया, ऊपर मॉड आया, तो मॉड तो कैसे ब्रेक होता है, एक बार जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी लेते हैं तो आंसर क्या आता है, x आता है, और अगर वैल्यू x जीरो से छोटा लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, माइनस एक्स। तो पहली बात x की वैल्यू जीरो से बड़ा ले लो, ठीक है। जीरो से बड़ा लेने पे क्या होगा, मॉड एक्स एक्स बन जाएगा, एक्स अपॉन एक्स क्या होगा, 1 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, x जब जीरो से छोटा लेंगे, भाई x जीरो के बराबर नहीं है तो x या तो जीरो से बड़ा होगा, x या तो जीरो से छोटा होगा। जीरो से बड़ा लेने पे मॉड एक्स एक्स होगा, एक्स अपॉन एक्स 1 मिलेगा, और जब x लेस देन जीरो होगा तो मॉड एक्स क्या होगा, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स क्या होगा, -1, और x जीरो पे जीरो है, x जीरो पे जीरो है, इसका मतलब सिग्नम x ये बन गया, ठीक है। सिग्नम x ये बन गया, इसका डेफिनेशन ये बन गया, ये 3 पार्ट में ब्रेक हो गया। तो आप देख सकते हो डोमेन का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू होता है। तो x आपने सब कुछ ले लिया है, x जीरो से बड़ा ले लिया है, x जीरो से छोटा ले लिया है, और x जीरो ले लिया है, मीन्स पूरा रियल नंबर आपने कवर कर लिया है। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन रियल नंबर होगा, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा R। अब रेंज की बात कर लेते हैं, रेंज क्या होगा, रेंज आप देख सकते हो जीरो से बड़ा है तो 1, जीरो से छोटा है तो -1 मिलने वाला है, और x जब जीरो होगा तो जीरो मिलेगा। मतलब रेंज क्या क्या, 0 -1 1, ठीक है, लिख लेते हैं इसको। तो रेंज के नाम पे क्या मिलने वाला है, 0 -1 एंड 1। तो सिग्नम फंक्शन का डोमेन होता है R और रेंज होता है ये 0 -1 1, करली ब्रैकेट में सिर्फ 3 नंबर मिलता है, 0 -1 1, ठीक है। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ग्राफ देखो, ये x ये y, आप डेफिनेशन याद करो, सिग्नम x 1 होता है, -1 होता है, 0 1 कब देता है, जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी, x की वैल्यू जब जीरो से छोटी तो -1, और x जीरो पे 0, ये मिलने वाला है सिग्नम x। तो देखो जीरो से बड़ा, x जीरो से बड़ा इधर मिलता है, तो आंसर क्या मिलेगा, 1, ठीक है, 1। अच्छा देखो, x जीरो से बड़ा लेना मतलब जीरो को टच नहीं किया, x कभी जीरो को टच नहीं करेगा, ये 1 है, ये नीचे -1 है, और जीरो तो यही मिलता है, तो जीरो पे जीरो है, तो जीरो पे जीरो यही रहो, x जीरो पे जीरो, x जीरो पे जीरो, और जीरो से बड़ा क्या होगा, 1 का मतलब y इक्वल 1, y इक्वल 1, तो y इक्वल 1 तो ये होता है ना, y इक्वल 1 ये लाइन होता है। जीरो से बड़ा पे क्या मिलने वाला है, y इक्वल 1, जीरो पे क्या मिलने वाला है, 0, और x जब जीरो से छोटा लेंगे तो क्या मिलेगा, -1,
-1, ठीक है। ये लाइन होता है y इक्वल -1, ठीक है। ये ग्राफ होता है किसका, सिग्नम ऑफ x का, ठीक है। ये पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये सिग्नम ऑफ x का ग्राफ है, ठीक है। तो जितने भी स्टैंडर्ड ग्राफ है वो हो चुके हैं, ठीक है। अब छोटी मोटी बातें और हैं, हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, उसको ख़त्म करते हैं। छोटी मोटी बातें क्या है, इसको मिटाते हैं। कुछ छोटे मोटे ग्राफ हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इन डेप्थ पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 11th का एक टॉपिक है और 12th वाले बच्चे तो पढ़ ही चुके होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको पता ही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, 6 तो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। अब आपको मतलब क्या है, आपको मतलब है ग्राफ से, उनके डोमेन रेंज से, ठीक है ना। तो छोटे छोटे ग्राफ बना देते हैं हम। साइन एक्स का ग्राफ, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और 12th के बाद, फंक्शन के बाद ITF स्टार्ट होगा, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता होना चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप 11th में पढ़े हो। लेकिन वो बच्चे जो नहीं पढ़े हैं वो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, देन ITF करेंगे, ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग का टॉपिक है 11th का, तो वहाँ इन डेप्थ हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे बस बेसिक देख लेते हैं, बेसिक का मतलब ग्राफ देख लेते हैं थोड़ा बहुत, वहाँ भी ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ठीक है। ग्राफ कैसे बनेगा वो देखेंगे हम लोग टेबल से। तो यहाँ पे सिर्फ डोमेन रेंज देख लो आप, थोड़ा बहुत ग्राफ का भी आइडिया ले लो, ग्राफ ऐसे बनता है साइन एक्स का, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये वाई इक्वल साइन एक्स का है ग्राफ, ठीक है। अब इसका डोमेन क्या होता है, डोमेन देखो, ग्राफ पूरे एक्स एक्सिस पे कवर है, आर होगा। अच्छा, रेंज क्या होगा, ये मिनिमम से लेके मिनिमम -1 पे पहुंचता है और टॉप टू टॉप 1 पे पहुंचता है, तो इसका रेंज होता है -1 से लेके 1 तक, ठीक है। सिर्फ 3 फंक्शन का देख लेते हैं, साइन, कॉस, टेन का। ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ेंगे, ये भी आसानी होता है, सिर्फ आपको डोमेन रेंज का पता होना चाहिए, ठीक है ना। सेकंड जो है वाई इक्वल कॉस एक्स का, देख लो, वाई इक्वल कॉस एक्स का ग्राफ ये होता है। साइन जैसा ही होता है, बट ये कि कॉस 0 पे 1 देता है, कॉस 0 पे 1 देता है, और साइन 0 पे 0 देता है। तो इसका भी डोमेन क्या होगा, डोमेन पूरा आर होगा, पूरे रियल नंबर पे पहला है। और रेंज क्या होगा, रेंज होगा वही -1 से लेकर 1 तक, बॉटम टू बॉटम -1 होता है, टॉप टू टॉप 1 होता है, ठीक है। कॉस एक्स का हो गया। एक और देख लेते हैं टेन एक्स का, कहाँ बना है टेन एक्स, इसको मिटा के बना देते हैं टेन एक्स का। टेन एक्स का ग्राफ, y इक्वल टेन एक्स, थर्ड वाला है, ठीक है। टेन एक्स का ग्राफ, ये 0 है, ये π/2 है, ठीक है। π/2 पे इनफाइनाइट, ये पाई ले लो, ये पाई और π/2 से पाई, ये 3π/2 हो, 3π/2 तो नहीं हो गया, ठीक है, ठीक है, -π/2। अच्छा, ये ग्राफ कैसा बनेगा,
10 पाई बाई 2 क्या देता है, इनफाइनाइट देता है, और 10 0 पे क्या देता है, 0 देता है। ये हो गया। और फिर जो है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा, ठीक है। पाई भी क्या होगा, 0 होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये कितना होगा, ये 3 पाई बाई 2 होगा, ठीक है। फिर आगे आप बढ़ोगे तो ऐसे बनता है ग्राफ, ये क्या होगा, 2 पाई होगा। सेम कुछ यहाँ भी ग्राफ ऐसे बनता है, ये क्या होगा, माइनस पाई होगा। एक लाइन इधर आ जाओ, तो एक और ड्रॉ करो, ये क्या होगा, ये होगा -2 पाई, ठीक है। तो 10 का ग्राफ ये बनता है, ठीक है, 10 का ग्राफ ये बनता है। तो आपको ये पता है कि 10 का मतलब होता है sin x अपॉन cos x, ठीक है। इसका मतलब साइन जहाँ जहाँ 0 बनेगा 10 वहाँ 0 बन जाएगा। तो साइन कहाँ 0 बनता है, साइन जो है n पाई पे 0 बनता है, जहाँ n क्या होता है, इंटीजर होता है। साइन n पाई पे 0 होता है, जहाँ n क्या होता है, इंटीजर होता है। इंटीजर का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 ये सब इंटीजर होगा। तो अगर 1 रखते हैं तो पाई मिलेगा, 2 रखेंगे 2 पाई मिलेगा, 3 रखेंगे 3 पाई मिलेगा। इसका मतलब साइन पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे ये सब 0 मिलने वाला है। तो 10 भी वहीं 0 होगा जहाँ साइन 0 होगा। इसका मतलब पाई पे, पाई का यहाँ देखो, पाई पे 0 है 10, 2 पाई पे भी 0 है, माइनस पाई पे भी 0 है, -2 पाई पे भी 0 है, ठीक है। और आपको पता है कि 10 पाई बाई 2 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। पाई बाई 2 यहाँ है, पाई बाई 2 10 क्या है, इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो बस ये 10 का ग्राफ है। ऐसे ग्राफ बनता है कॉट इनवर्स का, ठीक उल्टा बनता है, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। सेक इनवर्स का, कोसेक इनवर्स का। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे फंक्शन में इसका ग्राफ नहीं है, इंपॉर्टेंट इसका डोमेन और रेंज है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके डोमेन रेंज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो लिख लेते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। एक टेबल उसको मिटा रहा है। ग्राफ हम लोग जो है पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो स्टार्ट करेंगे, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, सबके ग्राफ देखेंगे वहाँ पे। अच्छा, इसके पहले जितने भी ग्राफ आप देखे हो, जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़े हो, उन सब के ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्राफ से आइडिया लग जाता है डोमेन रेंज का। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स। इसका हम लोग डोमेन देख लेते हैं और रेंज देख लेते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो साइन का डोमेन होता है आर, कॉस का भी आर होता है, टेन का होता है आर माइनस एन पाई, आर माइनस एन पाई नहीं, आर माइनस साइन अपॉन कॉस होता है और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। बताते हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। ये होगा आर माइनस एन पाई। अच्छा, सेक का मतलब 1 अपॉन कॉस होगा, ये होगा आर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, तो आर माइनस एन पाई, ठीक है। ये बता देते हैं कि ये कहाँ से है। तो देखो अब 10 का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस, ठीक है। 10 डिफाइन नहीं है हुआ कहाँ, जहाँ पे कॉस एक्स 0 बनेगा। कॉस जहाँ भी 0 बना तो साइन अपॉन 0, कुछ भी अपॉन 0, 0 नीचे आता है क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है, इनफाइनाइट मिलता है। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि डोमेन का मतलब ये है कि हम नीचे x की जगह कुछ ऐसा नहीं ले सकते हैं जिसकी वजह से cos x 0 बन जाए, और cos x अगर 0 बनेगा तो tan x क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो cos x कहाँ 0 बनता है, cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे 0 बन जाता है। मीन्स पाई बाई 2 पे 0 बनता है, 3 पाई बाई 2 पे बनता है, 5 पाई बाई 2 पे बनता है, 7 पाई बाई 2 पे बनता है, माइनस पाई बाई 2 पे, -3 पाई बाई 2 पे। इन सारे नंबरों पे cos क्या होता है, 0 बनता है। तो आपको रियल नंबर में से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 भगाना पड़ेगा, मतलब घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका डोमेन ये हो गया। कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो साइन को 0 नहीं बनने देना है। साइन 0 कब बनता है, एन पाई पे, तो आर माइनस एन पाई कर दिए। अच्छा, सेम गोज सेक एक्स, सेक एक्स का मतलब क्या होगा, 1 अपॉन कॉस, नीचे कॉस जहाँ भी 0 बनेगा
कॉस जीरो कहाँ बनता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे, आर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू माइनस जीरो। कोसेक का मतलब हो तो 1 अपॉन साइन जीरो जहाँ बनेगा वहाँ कोसेक को प्रॉब्लम हो जाएगी, आर माइनस साइन पे। ठीक है, अब रेंज की बात कर लेते हैं। इसका रेंज होता है -1 से लेके 1 तक, साइन का। कॉस का भी होता है -1 से लेके 1 तक, टेन का पूरा आर मिलता है, कॉट का भी आर मिलता है, सेक का इसका मिलता है -∞ से लेके, या शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो x की वैल्यू -1 से छोटी और x की वैल्यू 1 से बड़ी। इसका भी वही होता है, x की वैल्यू -1 से छोटी और x की वैल्यू 1 से बड़ी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डोमेन का मतलब x होता है और रेंज का मतलब y होता है, तो यहाँ हम लोग y लिखते हैं, x की जगह y ले लो। ठीक है, क्योंकि x का मतलब डोमेन होता है और y का मतलब रेंज होता है, तो वहाँ y ले लो। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, इसको इस तरह भी लिख सकते हो आप, -∞ से लेके -1 तक इक्वल भी कर देना, क्योंकि 1 तो मिलता ही है। ठीक है, कोसेक 1 कब मिलेगा, जहाँ साइन 1 देगा, साइन 1 कहाँ देता है, पाई बाई टू पे, तो कोसेक 1 कहाँ मिलेगा, पाई बाई टू पे। इसका मतलब 1 मिलेगा तो 1 लेना पड़ेगा, यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट। इसी को इस तरह भी लिख सकते हो, और सेम को इसको -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और कई जगह हम लोग बेसिकली कम से कम आपको इन तीनों का तो याद ही होना चाहिए। यही तीनों जो है मिलेंगे आपको हर जगह, इनके डोमेन और रेंज कम से कम इतना तो आपको याद ही होना चाहिए इन तीनों का। डोमेन क्या होता है, साइन एक्स का आर, कॉस एक्स का आर, टेन एक्स का आर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। रेंज क्या होता है साइन का, -1 से लेके 1 तक, कॉस का भी -1 से लेके 1 तक, और टेन का क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब एक आखिरी बचा है, एक आखिरी जो बचा है वो क्या है, इनवर्स। ठीक है ना, इनवर्स भी हम लोग देख लेते हैं, इनवर्स हम लोग यहाँ देख लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका भी डोमेन रेंज आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो इनवर्स में भी क्या है, इसी का इनवर्स होगा, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनका इनवर्स लेना है आपको। तो साइन इनवर्स, फिर कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स। ठीक है, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी आपको, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डोमेन और रेंज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको याद करने का भी एक तरीका है। ठीक है, बेसिकली आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो फंक्शन के बाद का टॉपिक है वहाँ पढ़ना है, लेकिन चूंकि हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं तो कम से कम उसका डोमेन रेंज तो यहाँ पता होना चाहिए, ताकि अगर डोमेन रेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको मिल जाए यहाँ पे सॉल्व कर लो, क्योंकि मिलने वाला तो है ही। ठीक है, हर तरह के फंक्शन का डिस्कशन होगा कहाँ पे, फंक्शन टॉपिक में, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो कम से कम आपको डोमेन रेंज तो पता ही होना चाहिए। चलो, इसको याद करने का जो तरीका है वो ये है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 2 फैमिली में डिवाइड कर दो। फर्स्ट फैमिली, ठीक है, यहाँ बाउंड्री ले लो, घाल में हो जाएगा। ठीक है ना, मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, फर्स्ट फैमिली और सेकेंड फैमिली। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना, याद करने का तरीका। फर्स्ट फैमिली में हम रख रहे हैं साइन इनवर्स को। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक इनवर्स, और उसके बीच में आ गया टेन इनवर्स। ठीक है, सेकंड फैमिली में हम रख रहे हैं कॉस इनवर्स को। कॉस इनवर्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक इनवर्स, और बीच में हम रख रहे हैं कॉट इनवर्स को। ठीक है, पहले हम लोग रेंज की बात कर लेते हैं। इसके रेंज की बात कर लें, फर्स्ट
फर्स्ट फैमिली की रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज ही लिख लो, रेंज, ठीक है। तो साइन इनवर्स का जो रेंज होता है, ध्यान से, -π/2 से लेके π/2 होता है, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट। देखो याद करना कितना आसान है। साइन इनवर्स अगर एक का याद हो गया, -π/2 से लेके π/2, तो यहाँ पे दिया आप लगाओ साइन इनवर्स से मैं कोसेक इनवर्स लिखने जा रहा हूँ। करना क्या है, बस आपको यही लिखना है ओपन ब्रैकेट के अंदर, -π/2 से लेके π/2, ठीक है। और tan इनवर्स का रेंज क्या होगा, कुछ नहीं करना है, आप ये तो जानते हो कि यही कॉपी करो tan इनवर्स के लिए, -π/2 से लेके π/2। थोड़ा सा गलत हो रहा है, थोड़ा सा गलत हो रहा है, ठीक है ना। क्या गलत हो रहा है मैं बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा हो गया। साइन इनवर्स का ये हो गया, ठीक है ना। अब tan इनवर्स की बात कर लेते हैं। tan इनवर्स का रेंज, इसको ओपन ब्रैकेट में लिख दो, -π/2 से लेके π/2 ये होता है, इसी को ओपन ब्रैकेट में लिख दो। और कोसेक इनवर्स को लिखना है आपको, तो ये होगा -π/2 से लेके π/2 तो होगा ही, लेकिन -π/2 से लेके π/2 का मिड वैल्यू आपको माइनस करना है। तो -π/2 से π/2 के बीच में क्या आता है, 0 आता है भाई, π/2 इधर, ठीक है, और -π/2 इधर, बीच में क्या आता है, 0 आता है। 0 को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये लॉजिक यहाँ भी लगाना है। सिर्फ आपको कॉस इनवर्स का रेंज पता होना चाहिए। कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, रेंज होता है 0 से लेके पाई, ठीक है, 0 से लेके पाई। कॉट इनवर्स का क्या होगा, इसको ओपन में रख दो, इसको सिर्फ ओपन में रख दो, 0 से लेके पाई हो गया। और सेक इनवर्स का वही फंडा, 0 से लेके पाई, और 0 और पाई के बीच क्या आता है, π/2 आता है, तो π/2 को माइनस कर देना है। ये रेंज हो गया, ठीक है। अब इसका डोमेन क्या होगा, देखो साइन इनवर्स मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसका जो रेंज होता है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन होता है। जैसे साइन एक्स का अगर रेंज क्या है, -1 से लेके 1 तक, तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा, -1 से लेके 1। तो रेंज के लिए बस याद कर रहे आप, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, यहाँ पे नोट करके लिख लो कि रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बस खत्म। जितने टाइप्स के फंक्शन थे, उनके ग्राफ्स थे, उनके डोमेन रेंज थे, हम लोगों ने बात कर ली है, ठीक है ना। तो फंक्शन टॉपिक में जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन थे, उनके ग्राफ, उनके डोमेन रेंज आपने देख लिया है, ठीक है। अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो लेक्चर होगा, वो इन पे बेस्ड डोमेन एंड रेंज होगा। हम लोग कुछ अच्छे प्रॉब्लम लेंगे, उनके डोमेन रेंज निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद मतलब 12th में तो उतना कुछ पूछता नहीं है डोमेन रेंज से रिलेटेड, एक क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर का, ठीक है, लेकिन उसके लिए कम से कम 10-15 क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे डोमेन रेंज के बेस पे। कॉम्पिटिशन बहुत पूछता है डोमेन रेंज, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन बेस्ड अपॉन साइज, ठीक है। तो वो द ऑनटू, इनटू, मेनी वन, वन, वो भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। फिलहाल ग्राफ इंपॉर्टेंट है हर कंपटीशन के लिए। इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होंगे डोमेन रेंज के, वो इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड के लिए तो नहीं उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही। अगर पढ़े रहोगे तो कॉन्फिडेंट रहेगा, क्वेश्चन आएगा भी कर लेंगे। डोमेन रेंज के बाद जो अगला वीडियो होगा टाइप्स ऑफ फंक्शन का होगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन के बाद हम लोग इनवर्स ऑफ फंक्शन देखेंगे, जो हर साल एक क्वेश्चन पूछता है बोर्ड, और उसके बाद ख़त्म होता है, ठीक है, 12th का सिलेबस।
आगे आप पढ़ सकते हो पीरियोडिक ऑफ फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, उसके बाद इक्वल फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन, ये सब बहुत सारे जो है कैटेगरी है फंक्शन के। बोर्ड में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूँ एक वीडियो बना के, ठीक है ना। तो मैं पढ़ा दूँगा। फंक्शन इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि ये बेस है, पूरा कैलकुलस का बेस है। इसी के बेस पे पूरा कैलकुलस जो है कैलकुलेट होता है। तो फाउंडेशन यही है, इसलिए इसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करो अच्छे से, और अच्छे से ग्राफ को समझो, डोमेन रेंज उनके देखो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।